मॉम, आप जैन ने अपनी माँ को कुछ कहना चाहा था। जैन, इससे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूँ, दफ़ा हो जाओ। हमारी निगाहों के सामने से इलियास साहब दहाड़े थे। जैन अपने लब भींचते स्टडी से बाहर निकल गया था। और फिर काफ़ी दिन गुजर गए थे। दोनों मियाँ बीवी ने जैन से कलाम करना ज़रूरी नहीं समझा। और तो और सहर भी इससे ढंग से बात नहीं कर रही थी। हाँ, जैन ने इसका कॉलेज तब्दील करवा दिया था और वो ख़ुद इसे पढ़ाने लगा था, मगर इन्हीं कुछ दिनों में वो बड़े रोबोट अंदाज में संजीदा सी इसका हर काम मानती थी। ना कोई बहस ना टकरार। वो इसके इस बिहेव से तंग आ चुका था। इसे पहली वाली शहर ने अपनी जानिब बुरी तरह से अट्रैक्ट किया था। ये वाली शहर तो काफ़ी बोरिंग थी। रात के 11 बज चुके थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो हस्ब मामूल अपनी पिंक बारबी टी शर्ट वाइट ट्राउज़र में अपने हाथों पर नाइट लोशन लगा रही थी, साथ में बेड पर रखी चॉकलेट खा रही थी। जैन आहिस्तगी से चलता आकर बेड पर बैठा था। सेमेस्टर की तैयारी कैसे चल रही है? आखिर जैन को ही बात का आगाज़ करना पड़ा। वो अपने कोट के बटन खोलता इसकी जानिब देखे गया था। बहुत अच्छी, मुख्तसर तरीन जवाब था। तुम्हारी टीचर ने तुम्हें शेयरिंग नहीं सिखाई? जैन ने चॉकलेट की जानिब इशारा करते इसे एहसास दिलाया तो वो पल भर को खजल सी हुई थी। ये ले लें आप, मैंने खा ली हैं। इसने बगैर बहस के पूरी चॉकलेट जैन के सामने रखी और बेड से उठने लगी तो गैर इरादी तौर पर जैन ने बड़ी सरत से इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ली थी। सहर, तुम नाराज़ हो मुझसे? जैन ने आखिरकार आज पूछ ही लिया था, मगर आगे से मिलने वाला जवाब सुनकर जैन ने बेतहाशा बेयकीनी से सहर की जानिब देखा था। कोई है काका? वो किसी मुलाजिम को बुलाने लगी, जिसकी चीख वो पुकार में अब गुस्से की वजह से हकलाहट मजीद बढ़ने लगी थी, जिस पर इसे शदीद गुस्सा आया। कोई है? मेरी मदद आर्ज़िक, प्लीज़ आंखें तो खोलो। क्या हुआ है आर्ज़िक? कोई है? अब की बार वो शदीद ज़ोर से चीखी कि बाहर से गुजरता आर्ज़िक का ख़ास बॉडीगार्ड ठटक कर रुका था। एल्फ की पुकार पर इसने कमरे में देखा तो वो इसकी गोद में सर रखे गनूदगी के आलम में था, जिसे देखकर वो घबराता हुआ अंदर आया। क्या हुआ इन्हें मैम? सर, वो दो जानों बैठता हुआ आर्ज़िक के करीब झुका और इसे सहारा देकर खुद से लगाता हुआ ज़मीन से खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ पर प्लीज़ जल्दी करो। वो परेशान सी अपनी हालत का ख्याल किए बगैर उठी और दुपट्टा लेती हुई इनके साथ ही आगे बढ़ी। आर्ज़िक के पर्सनल गार्ड शाहिद ने इसे गाड़ी में डाला और साथ ही खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि एल्फ पीछे सीट पर बैठती इसका सर अपनी गोद में रख गई। आई एम सो सॉरी आर्ज़िक, मैं अपनी तकलीफ़ में तुम्हारी तकलीफ़ भूल बैठी। मैं सिर्फ अपना सोचती रही, मगर तुम्हारा नहीं सोचा। मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी तकलीफ़ नज़रअंदाज करने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ आंखें खोलो। तुम्हें क्या हुआ है? वो आंखों में कई आंसू लिए इस पर झुकी अपनी ही कही गई, जबकि वो क़ुनूती के आलम में भी इसे सुन रहा था। कुछ ही देर के मसाफत के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचे तो इसे स्ट्रेचर पर डालकर अंदर लाया गया। इसे बहुत जल्द एडमिट कर लिया गया था। आईसीयू के बाहर वो खड़ी इसके लिए पल पल दुआगो थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। इसके तकलीफ़ इसे नज़र ना आई। इसे इतनी टेंशन थी, वो खुला के नोटिस की वजह से इतने स्ट्रेस में था और वो इसे मज़ीद तंग करती रही। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया तो वो भागती हुई डॉक्टर के सामने आई थी। डॉक्टर साहब, कैसे हैं मेरे शौहर अब? वो इसको लेकर बहुत खौफजदा थी, तभी बेकरारी से पूछा था। पेशेंट ठीक है अब, शुक्र करें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं बनी, लेकिन किसी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बीपी हद से ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनके बाएं जानिब दबाव महसूस हुआ जो दिल तक गया था। मगर शुक्र करें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और गैर ज़रूरी बात इनके सामने नहीं करें। इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप मिल सकती हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए वहाँ से चले गए। इसने गहरी सी सांस भरी और अब खतरे पुरसकून होकर इस कमरे में दाखिल हुई, जहाँ ठीक सामने सफ़ेद सिंगल बेड पर वो ड्रिप और इंजेक्शन के ज़ेरे असर अब शायद नींद में था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम लेती झिझकती हुई इसकी जानिब आई और काफ़ी देर इसे देखती रही। फिर झुककर पास पड़े स्टूल पर बैठती और इसके हाथ पर हाथ रखा। सुने, धीमे से पुकारती हुई वो इससे मुखातिब हुई, लेकिन वो नींद में था। उठे ना आर्ज़िक, देखे
دیکھیں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ سن رہے ہیں نا؟ پلیز آنکھیں کھولیں. مجھے بہلائیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں. عارضک آنکھیں کھولیں نہ پلیز. وہ آخری میں اس سے التجا کرتی ہوئی زار و قطار روتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی. کچھ دیر بعد اسے ہوش آنا شروع ہوا تو اپنے اوپر کوئی مخملی سی وجود کا وزن محسوس کیا. کمرے میں موجود مشین کی آواز کے ساتھ اسے کسی ذی روح کی دبی دبی سسکیوں کی آواز کانوں میں بڑھتی سنائی دی. اس نے بندی بندی آنکھیں کھولنا شروع کی تو ایک مخصوص خوشبو اس کے سانسوں سے ٹکرائی جو شاید نہیں یقیناً اس کی روح میں بس چکی تھی. وہ یک پل میں پہچان گیا تھا وہ کوئی اور نہیں اس کی زندگی کے جینے کی وجہ، اس کی شریک سفر، اس کی ایلف ہے. وہ اس حالت میں بھی ایلف کے اس طرح اس کے لیے بلکنے پر دھیما سا لبوں ہی لبوں میں مسکرایا. اور ڈرپ والا ہاتھ اٹھا کر اس کی کمر پر رکھا. وہ اس کی حرکت پر جہاں ساکت ہوئی وہاں اس کے سینے پر ہی سر نے ٹکا کر اس کی جانب دیکھا. میری رو دو مسز. کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا نرمی سے بولا. آپ ٹھیک ہے؟ وہ سہمی ہوئی سی اس سے پوچھے بیٹھی. بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے ہوں. وہ نرمی سے اس کا پھولا گال سہلاتا ہوا بولا تو ایلف نے بغور اس کی جانب دیکھا. جھوٹے، آپ کی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں گئی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی. وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر ہنسنے لگا. اور میں نے کیا جھوٹ بولا تھا تم سے؟ وہ اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ مائل کر کے اسے اپنے چہرے پر ذرا سا جھکا معنی خیز انداز میں بولا تھا. یہ کہ آپ بہت بریو، طاقتور اور مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. وہ منہ بنا کر بولتی اس کی اس وقت ہاسپٹل میں موجودگی پر ٹونٹ کر گئی تو وہ بے اختیار ہنستا ہوا اب نرمی سے اٹھ کر بیٹھتا تکیے پر نیم تراش ہوا تھا. ہاں میں یہ سب ہوں، جھوٹ نہیں تھا، مگر یقین کرو کم از کم تمہارے معاملے میں ہرگز نہیں ہوں. میرا اس دنیا پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے معاملے میں عارض خانزادہ زیادہ پیشنس رکھ ہی نہیں سکتا. وہ خلا کا نوٹس نہیں، ایک عذاب شکن بم تھا جو عارض خانزادہ کو روح تک جھنجھوڑ گیا تھا. مریض عشق ہوں، اسی لیے دیکھ لو تمہارے بے رخی اور ناراضگی نے بستر سے لگا دیا ہے. وہ دھیمے لہجے میں اس کے گرد اپنی محبت کا جال بن کر اسے اپنے وجود میں پھانستا بہت نامحسوس انداز میں اسے اپنے حصار میں قید کرنے لگا تھا. وہ بس جیسے بغیر پلکیں جھپکائے اس کی جانب دیکھے گئی. کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا بھلا؟ کیا ہوا؟ اسے اپنی طرف یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے پا کر وہ پوچھنے لگا تو وہ محض نفی میں سر ہلا گئی. کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں. وہ ہنوز اسے دیکھنے میں مصروف تھی. کتنا پیارا انسان تھا وہ، شکل صورت اور سیرت سے بھی کتنا دلکش تھا. اس کا ساتھ کتنا مہربان تھا. وہ کتنا خیال رکھنے والا تھا، بالکل ایسا جیسے کبھی اس نے اپنے لیے کسی کو سوچا تھا. کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ بیٹھا. عارضی کے ہاتھ اس کے بہت نرمی سے اپنے قریب محسوس کیے گئے. آپ کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی. وہ مسکرایا. اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ مجھے پوری طرح معافی مل گئی. لہجہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر سنجیدہ ہوئی تھی. سنیں، وہ محض ایک ہی لفظ ادا کر پائی. سناؤ. میں سن رہا ہوں میری جان. وہ دلکش سی سے مسکرایا تھا. اب آپ کی میرے بھائی سے کوئی ناراضگی یا نفرت تو نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے چینی سے پہلو بدلتی بولی تھی. نہیں، دشمنی تو نہیں، پر ہاں ایک خار بازی ضرور ہے. وہ سوچنے کے انداز میں آئبروز کھاتا ہوا بولا تو وہ ایک دم چونک گئی. اب کیسی خار بازی ہے؟ ایلف کے ماتھے پر بل آئے تھے. وہ دراصل اتنا عرصہ باران دلشن نے میری اتنی پیاری بیوی کو مجھ سے دور رکھا اور پھر اس نے میری بیوی سے مجھ سے زیادہ اٹینشن اور محبت حاصل کی، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ یہ خلا کا شوشہ بھی اسی کے دماغ کا فطور تھا. اسی لیے وہ کندھے اچکا تھا، ذرا سا جھک کر اس کی پھولی گال پر اپنے لب جما گیا. اس کی بات پر ایلف نے سکھ کا سانس لیا. تو وہ خار بازی مجھ سے رکھے نا، ان سے کیوں؟ وہ بھی چھوٹی سی ناک چڑھا کر اس کے انداز میں گویا ہوئی. تم سے تو
धुआंधार क़स्म का इश्क है जाने मन, बस वो बारान दिलशेर है जो जहर। खबरदार, आपने मेरे भाई को कुछ भी कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तिलमिलाती इसे धमकाने लगी, जिस पर इसे टूटकर प्यार आया। और अगर बारान दिलशेर ने मुझे कुछ कहा तो आर्जिक ने इसे छेड़ा, तो यकीनन आपकी ही गलती होगी ना, जब ही वो कुछ कहेंगे ना। आर्जिक ने अपनी चालाक कबूतरी की जानिब देखकर सट सी सांस खींची। वाह बेगम, वेरी गुड, मतलब कुछ भी मुझे बिला वजह कोई कुछ कहे तो वो मेरी गलती, और मैं किसी को कुछ कहूँ तो तुमसे बुरा कोई नहीं। वाह क्या बात है, क्या किस्मत पाई है आपने आर्जिक खानज़ादा। बीवी के मामले में वो खुद ही दुहाई देता खुद पर अफसोस करने लगा, मगर इसके साथ ही बहुत नामहसूस अंदाज में इसे पूरी तरह अपने हिसार में ले लिया था। जबकि सांसों की गर्म हिद्दत भरी तपिश एल्फ को अपने चेहरे पर महसूस हुई। इसे होश के वो किस जगह किस पोजीशन में है, तब वो बुरी तरह से बौखलाई थी। क्या आर्जिक, छोड़ें, कोई आ जाएगा, वो मछली। आई एम सॉरी एल्फ फॉर एवरीथिंग, तुम्हें रुलाने के लिए, तुम पर हाथ उठाने के लिए, लेकिन भरोसा करो मुझ पर, यह पहली और आखिरी मर्तबा था। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। मैं इस वक्त तुम्हारी तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर गया। मुझे मालूम ही ना था कि तुम कितनी अजियत में हो। तुम पर क्या गुजरी, तुम्हारा रद्द-ए-अमल फितरी था, अपनी जगह ठीक था। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो एल्फ, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। धोखे में तुम भी थी और धोखे में मैं भी था, लेकिन मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। मैंने जो जो भी तकलीफ़ तुम्हें दी, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस तुम मुझसे कभी नाराज़ मत होना, कभी दूर मत जाना। वो अपने सुलगते लबों से इसके चेहरे के एक एक नक्श को महका था, भारी गंभीर बोझल आवाज़ में कहता, इसकी समातों में मिठास रस घोलते गया तो एल्फ मोम बनकर पिघलने लगी। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती हम दोनों की थी, हमारा ही भरोसे का रिश्ता कमज़ोर था, जिसका फ़ायदा दुश्मन ने उठाया। हमारा रिश्ता मजबूत होता तो ऐसा कुछ न होता। मैंने आपकी एक ना सुनी, सिर्फ अपनी कहती गई। मुझे एहसास न हुआ कि जितना गलत मेरे साथ हुआ, इतना ही आपके साथ। आप नाराज़ तो नहीं होना मुझसे? वो इसके पागलपन अपने वजूद पर झेलती आंखें ज़ोर से मीचते धीमे लहजे में कह गई, तो इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। नहीं, मैं पहले भी नहीं था और अब भी नहीं हूँ। तुमसे नाराज़ होकर जाऊँगा कहाँ, लेकिन कुछ हिसाब किताब निकलते हैं तुम्हारी तरफ, वो अभी पूरे करने हैं। वो इसकी कमर पर हाथ रखता हुआ इसे मज़ीद करीब करके इसकी चिन को अपने लबों से छूता बोला, तो वो मज़ीद बौखलाई थी। कैसे हिसाब किताब, वो घबराती हुई बोली। जो तुमने मुझे इतना तड़पाया है, इसका हिसाब किताब। बायां हाथ कमर पर रखते दाएं हाथ से इसके निचले लब को सहलाता वो मदहोश से गोया हुआ, तो वो सटपटा गई। ये हॉस्पिटल है आर्जिक, इसकी निगाहों को अपने लबों पर फोकस किए देख वो बौखला गई। अपना है डार्लिंग, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो इसे मज़ीद करीब करता बोला। नहीं प्लीज़, जो हिसाब किताब है वो घर जाकर पूरा कर लीजिएगा ना। जब इसने रूहानी होते लाल तमतमाता चेहरा लिए आर्जिक से कहा, तो इसकी आंखों में एक नाकाबिल फ़हम सी मायने ख़ेज़ चमक दर आई और लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट मचल गई। वो थोड़ी दूर हुई तो इसके माथे पर प्यार करते आर्जिक ने नरमी से इसे छोड़ा। अपनी बात पर कायम रहना मेरी चालाक कबूतरी, अभी माफ़ किया, पर घर जाकर सज़ा मिलेगी तुम्हें। इसके लहजे में जाने क्या था कि एल्फ सड़ता पैर सुर्ख होते पूरी तरह लरस गई थी। देख लूँगी मैं, वो झुंझलाई थी। देखना नहीं, बस महसूस करना है, मायने खैज़ी से कहता हुआ वो इसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। और फिर इसकी अगली बेबाकी पर एल्फ ने इसे घूरा। अब जाओ, जाकर मेरी डिस्चार्ज स्लिप बनवा कर लाओ जाने मन। अब मज़ीद हॉस्पिटल के इस बेड पर लेटना बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जाऊं? वो हैरत से पूछ बैठी, तो वो हंस दिया। अच्छा मत जाओ, मेरे सामने रहो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। आखिर को घर जाकर मुझे जो झेलना है। वो फिर पटरी से उतरा तो एल्फ ने इसे बुरी तरह से घूरा। इतने में ही कमरे में डॉक्टर और सिस्टर दाखिल हुई और चंद ज़रूरी हिदायत देकर इसे डिस्चार्ज दे दिया। वो दोनों एक दूसरे के हमरा घर वापस लौट आए। वो फ्रेश होकर
कसलमंदी से बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। शाम के साए गहरे हो गए थे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जाविया ने उठकर शर्ट पहनी और बिखरे हल्के नम बालों में हाथ फेरता दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी प्रिंसेस को देख इसे बाहों में भर लिया और इसकी फूली गालों को चूम डाला। अपने पापा की बियर्ड से होती गुदगुदी की वजह से महमल खिलखिला कर हंस पड़ी। कैसी रही पढ़ाई मेरी प्रिंसेस की? टू गुड डैडी, महमल ने हंसते हुए जवाब दिया। टीचर ने फिर तो नहीं डांटा? जाविया ने आईब्रोज का कर पूछा। नो डैड, इसने नफी में सर हिलाया। डैडी मामा कहाँ पर हैं? महमल ने परेशानी से इधर उधर देखा। वो वॉशरूम में है, फ्रेश हो रही है। कोई ज़रूरी बात थी? जाविया ने इसका मुतफिक्र चेहरा गौर से देखा। डैडी मामा को एक एनवेलप मिला था तो वो रो रही थी। महमल के कहने पर जाविया ने एक सट सी सांस खींची। वो क्या है ना प्रिंसेस, तुम्हारी रोंदू मम्मी इस घर में आकर थोड़ी डरपोक हो गई है तो इनके ढीले स्क्रू थोड़े टाइट करने पड़ेंगे। डोंट वरी प्रिंसेस, आपका डैडी सब कुछ ठीक कर देंगे। वो मुस्कुरा कर बोला था तो महमल की परेशानी भी दूर हो गई। ओके राइट, आप जाकर नैनी से बोलकर बात लें, अच्छा सा रेडी हो। तब तक मैं और मम्मी भी रेडी होकर आते हैं, फिर डिनर और आइसक्रीम के लिए बाहर चलते हैं। जाविया ने कहते इसकी छोटी सी नाक चूमी। ओ यस, यू आर ग्रेट डैडी। महमल ने सरगोशी में अपने डैडी का माथा चूमा और फौरन जावियर की गोद से उतरकर बाहर भाग गई। जावियर मुस्कुरा दिया मगर फिर फ़ोन की बजती मुसलसल बेल ने इसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। जावियर ने साइड ड्रॉर से फ़ोन उठाकर देखा तो इस पर ब्लिंक करते नंबर को देखकर पुरस्कार सा मुस्कुराया। वो जानता था इसे किसी चीज़ की परवाह न करने पर और इसकी इग्नोरेंस पर इस नंबर से फ़ोन ज़रूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा इस बात का अंदाज़ा अब हुआ था। इसने कन अँखियों से वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा, तभी वो गीले बालों को टॉवल में लपेटते अब सुर्ख शलवार कमीज में अपने नाजुक होश रुबा सरापे के साथ जावियर खानजादा के दिल पर बिजलियां गिराती वॉशरूम से बाहर निकली थी। जावियर को अपनी जानिब ही ऐसे बेबाक निगाहों से देखते पाकर एक मर्तबा फिर से शफक के साथ रंगों में नहा गई। तब जाफियात ने अपने लबों से इसे फ्लाइंग किस देते एक आंख विंक की थी। पहले तो वो पंचकाज सी इसका लोफरानापन मुलायजा करने लगी। जावियर के कहा लगा कर हंस पड़ा। ठरकी कहीं के मुंह में बड़बड़ाती वो शर्म से लाल पीली होती पैर पटक कर ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई कि अभी अभी कुछ देर पहले तो वो इसके होश ठिकाने लगा चुका था और अब फिर से ऐसी लोफराना हरकतें कर रहा था। जावियर का इसे मंजर से गायब करना ही मकसद था। सो अपना काम हो जाने पर जावियर खानजादा ने इत्मीनान से कॉल यस करके कान को लगाई थी। जब वो जानबूझकर कुछ नहीं बोला तो सामने से हस्ब तवक्को सबरीना की मकरू आवाज़ सुनाई दी। कैसे हो डियर एक्स? उम्मीद है अब तक आपको मेरे लॉयर की जानिब से नोटिस तो मिल ही गया होगा और ये बात तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोर्ट बच्चा माँ के हवाले करती है। मैं कोर्ट में ये साबित भी कर दूंगी कि मेरी बच्ची की स्टेप मदर इस पर जुल्म करती है और ये भी कि वो अपनी सगी माँ के पास ज़्यादा खुश रहेगी, तो अब मैं महमल को आपसे छीन लूँगी, समझे आप? वो अपनी ही बकवास किए जा रही थी मगर जब गंभीर खामोशी का सामना करना पड़ा तो सबरीना को फ़ोन कान से हटाकर चेक करना पड़ा कि आया कॉल जारी भी है कि नहीं। लेकिन जब जावियर की आवाज़ सुनाई दी तब वो अलर्ट हुई। कम ऑन सबरीना, ये ममता की दुहाई तो मुझे तुम तब दो जब मैं तुम्हें जानता ना हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि चंद माँ की बच्ची को मेरी गोद में फेंक गई थी। खैर, मैं तुम पर अपने अल्फाज तक वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हें अब कम से कम मेरी बच्ची में तो कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा मकसद कुछ और है, तो चलो इधर उधर की मारने की बजाय टू द पॉइंट बात करें। तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहिए तुम्हें आखिर? तुम ये केस वापस ले लो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम जानती हो मेरी बच्ची मेरी कमज़ोरी है, तो इसे अपने पास रखने को मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी हर शर्त मानने को भी तैयार हूँ। जाविया कहकर खामोश हुआ। सबरीना भी कुछ पलों के लिए खामोश सी हो गई। इस मकरूर यूनानी देवताओं से वजीह शख्स का ये पसपाई इख्तियार किया हुआ लहजा अंदर तक सुकून
دوڑا گیا تھا۔ وہ اپنی چلی چال کی شاندار کامیابی پر سرشار سی ہوئی، جبکہ زاویہ کے لبوں پر ایک مطمئن، پراسرار و خطرناک سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ زاویہ، میں صرف اور صرف آپ کو چاہتی ہوں، واپس آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ حلال کر لیا ہے میں نے۔ آپ دوبارہ مجھے اپنائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے مجھے، اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ آپ بے شک مجھے کسی اور گھر میں رکھ لینا، مگر میں اب صرف اور صرف آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ سبرینا نے اطمینان سے اپنی معمولی سی ڈیمانڈ بتائی تھی، جبکہ اب کی بار اپنی چال کی کامیابی پر زاویہ کی آنکھوں میں مخصوص کمینہ پن والی چمک در آئی۔ بے غیرت عورت، جب میری نکاح میں تھی تو کسی اور کی کیپ بن گئی تھی، اب جب کسی اور کی بیوی ہو تو میری رکھیل بننا چاہتی ہوں؟ لعنتی ذلیل عورت! زاویہ کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب اسے بول دیں، مگر فی الحال لبوں پر قفل لگائے رکھا کہ اس کا انجام اس نے اس سے بھی برا سوچا تھا۔ اوکے فائن، میں 1-2 دن تک ملتا ہوں تم سے، تو بیٹھ کر سب فائنل کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے کوئی لیگل نوٹس نہیں ملنا چاہیے، اس نے کہتے فون رکھ دیا تھا۔ ادھر وہ غلیظ عورت اپنی ناکام ترین کامیابی پر جشن منا رہی ہوگی۔ زاویہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور موبائل اطمینان سے اپنی پاکٹ میں رکھا۔ تبھی وہ نکسک سی تیار ڈریسنگ میں سے نکلی تھی۔ سرخ ہلکا کامدار جوڑا کندن بدن کو مزید 4 چاند لگاتے دلکشی بخش گیا تھا۔ ہلکی جویلری کے ساتھ ہلکا میک اپ اور لائٹ ریڈ شیڈ لپسٹک، وہ شعلہ جوالا بنی اپنے پاگل کر دینے والے حسن سے بے نیاز ٹھیک اس کے سامنے تھی، اور اس ہوشربا سراپے کو دیکھ زاویہ خانزادہ کی حالت پھر سے غیر ہونے لگی، جبکہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر زرمش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے والے انداز میں قریب آ کر اس سے ذرا محتاط فاصلے پر رکی تھی۔ آپ ابھی تک ایسے ہی کھڑے ہیں، تیار نہیں ہوئے؟ حد ہے، ویسے اب یہ مت کہیے گا کہ آپ مجھے میری بچی کو محض ٹرکھا رہے تھے۔ میں محمل کو لے کر خود ہی چلی جاؤں گی۔ باہر ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب زاویہ نے بہت اچانک اس کی سانسوں پر تسلط قائم کرتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے شدت سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ تب زاویہ نے بھی جان بوجھ کر اپنا توازن برقرار نہ رکھا اور اسی لیے بیڈ پر گرا تھا۔ وہ اس کے سینے پر گری دل و جان سے بوکھلائی تھی۔ اس کے جنونیت بھرے انداز پر دل میں تارے نظر آ چکے تھے۔ زرمش نے بھرپور مزاحمت کی، مگر وہ اسے اپنی گرفت سے آزادی بخشنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ اسے جیسے خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، یا اس پر اس قدر ٹوٹ کر پیار آتا تھا کہ اسے خود میں مدغم کر لینا چاہتا تھا۔ خود کو پور سیراب کیے جب زاویہ نے اسے آزادی بخشی تو زرمش کی سانسیں اتھل پتھل ہوتی، سینے میں دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو چکی تھی۔ وہ اس کی بکھری حالت پر گہرا مسکرایا تو زرمش نے اس کے سینے پر مکہ مارتے گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ زاویہ آپ، وہ لب بھیج گئی کہ اس کی بے شرمی کو نام دینے کے لیے الفاظ بھی تو کم پڑ جاتے تھے۔ کیا میں بہت بے شرم ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اگر محمل آ جاتی تو؟ اس نے جھنجھلا کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپایا کہ اب تک سانس ہموار نہ ہوئی تھی۔ نہیں آتی۔ زاویہ خانزادہ فل پروف سیکورٹی کے ساتھ ہی دشمن پر حملہ کرتا ہے؟ اس نے سرشاری بھرے مخمور الفاظ میں اسے مزید خود میں چھپایا۔ میں دشمن ہوں؟ زرمش نے اس کے سینے سے سر ٹکاتے چھوٹی سی ناک چڑھا کر اس کی گہری چمکدار آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، رگے جاں ہوں، تمہیں پا کر تو ہر وقت اس آیت کا ورد کرنے کا دل کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے جذب کے عالم میں کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب جمائے تھے۔ وہ اس کے بے قرار لمس پر پھر لرز اٹھی، مگر سکون سے آنکھیں مونتے اس لمس کو اعزاز سمجھ کر محسوس کیا۔ اچھا چلے نا، محمل انتظار کر رہی ہوگی، اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے التجا کی۔ تب زاویہ کو اس کے روحانسی شکل دیکھ کر اس پر ترس آیا تھا، شاید تبھی اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے اسے سینے سے ایک طرف اتارا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ تم چلو محمل کی تیاری دیکھو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ویسے بھی آج ایک گرینڈ سرپرائز ارینج کر رکھا ہے میں نے اپنی جان کے لیے۔
मुस्कुराते हुए इससे कहा तो वो इसकी बात पर गौर किए बगैर मौका को गनीमत जानती उठकर सरपट भागी थी, जबकि इसकी उजलत पर जावियर को फिर से हंसी आई। ए चुड़ैल, जावियर के तर्ज तुखाते पर जरमिश ठटक कर रुकी और पीछे मुड़कर इसे गुस्से से घूरा। सामने से इसने जो इशारा किया पल भर को तो शर्म व हया की शिद्दत से जरमिश अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई, लेकिन फिर इतनी ही तेजी से टेबल पर पड़ा डेकोरेशन पीस उठाकर इसकी जानिब फेंका, जिससे वो साफ बचता कहका लगाकर ड्रेसिंग में गुम हुआ था। वो पैर पटकती ड्रेसिंग टेबल तक आई थी और इसके बेबाक इशारे के मुताबिक लबों के इर्द गिर्द अपनी फैली लिपस्टिक को अफसोस से देखा। फिर बड़ी मेहनत से इसे ठीक करके वो कमरे से बाहर निकल गई थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू में था। बारान दिलशेर आईसीयू के बाहर दाएं दीवार से लगे बड़े लोहे के बेंच पर बैठा था, जबकि इसके सामने वाले बेंच पर रीम अपने बाबा नुमान अली के सीने पर सर रखे बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। तभी वहां पर सिस्टर आई थी। मिस्टर दिलशेर, सिस्टर ने पुकारा। जी फरमाए, मैं हूँ, बारान कहते खड़ा हुआ। डॉक्टर वाजिद ने आपको अपने प्राइवेट कैबिन में बुलाया है, सिस्टर ने कहा तो वो सर हिलाते इसके हमराह हुआ था। दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर कैबिन में दाखिल हुआ, जबकि सिस्टर इसे वहां छोड़कर आईसीयू में एहान के पास चली गई थी। आइए मिस्टर बारान दिलशेर, बैठे। डॉक्टर, मैं तब तक सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक मुझे पता न चल जाए कि मेरा भाई ठीक है या नहीं। बारान ने गंभीर संजीदगी से कहा। आपके भाई खतरे से बाहर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप पुरसुकून होकर बैठें। डॉक्टर ने खास प्रोफेशनल अंदाज में कहा तो अब की बार बारान पुरसुकून होकर डॉक्टर के सामने बैठा था। आपके भाई वही एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स ली हैं जो किसी भी तरह हेल्थ के लिए ठीक नहीं बल्कि बेहद मुज़ीर सेहत है, जिसका नतीजा आपके सामने है। मिकदार ज़्यादा लेने की वजह से टैबलेट की ड्रग ने बीपी हाई किया, नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज हुई और इसी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। वैसे शुक्र है ये ब्लीडिंग हो गई, अगर ना होती तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन जाते, जिससे जान जाने या पेशेंट के कोमा में जाने का ही खतरा होता है। सच शुगर के ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक है। बर वक्त इलाज की वजह से इन टैबलेट्स का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर ने एहान की फाइल में मुंह दिए बारान को पूरी डिटेल बताई तो बारान के सर्द सी सांस अपने अंदर खींची थी। लेकिन आइंदा के लिए मैं यही कहूँगा कि अब आपके भाई ये टैबलेट बिल्कुल यूज़ नहीं करें। इन्हें क्या डिप्रेशन है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो वो डिप्रेशन सिरे से ख़त्म होनी चाहिए। इनके इर्द गिर्द का माहौल बेहतर होना चाहिए, नहीं तो इन टैबलेट से एक तो ड्रग एडिक्ट होने का खदशा है, दूसरा ये जान का खतरा अलग जो नुकसान आज होते होते बचा है। आप बेफिक्र रहें डॉक्टर, मैं अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। इसके बाद वो टैबलेट यूज़ नहीं करेगा इंशाअल्लाह, बारान ने मुस्कुराते हुए पुख्ता लहजे में कहा था और डॉक्टर से मुसाफा करके उठ खड़ा हुआ, मगर फिर कुछ सोच कर रुका। लेकिन शायद मुकाबिल को मालूम हो गया कि वो क्या पूछना चाह रहा है। पेशेंट के होश में आते ही इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, बाकी सब ठीक ठाक है, आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर ने खालिस प्रोफेशनल अंदाज में तसल्ली दी तो बारान इस बात में सर हिला तक कैबिन से बाहर निकल आया। तब तक एहान को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे होश नहीं आया था। बारान कॉरिडोर में आया जहां वो सर झुकाए बेंच पर बैठी थी। बारान दिलशेर की आहट पर रीम ने खौफजदा होते अपनी आंखें और मुट्ठियां बुरी तरह से भींच लीं। हालांकि वो इस पर बड़े भाइयों की तरह बहुत मेहरबान था, इसे डांटा भी कभी नहीं था, मगर ये इसकी पर्सनैलिटी की हिद्दत थी कि वो इससे बेहद खौफ खाती थी। मगर फिर इसके बावजूद भी हिम्मत जमा करते रीम ने इनके जानिब देखा। वो कैसे हैं, ठीक तो है ना? एहान बिल्कुल ठीक है, रूम में शिफ्ट कर दिया है। बाबा कहाँ हैं? बारा ने संजीदगी से पूछा। वो कैंटीन तक गए हैं। गले में फंदा सा अटका हुआ था, वो बमुश्किल ही बोल पाई। मेरा साथ आओ गुड़िया, बारा ने कहा तो वो कपकपाता वजूद लिए इनके पीछे चल पड़ी। वो इसके साथ इस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो मशीनों के दरमियान बेड पर गहरी नींद में था। रीम इसके चेहरे की जानिब बेकरार नम निगाहों से देखे गई। तब बारा ने इसे
کشادہ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو باران بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تب تک کمرے میں ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا شاپر لیے نعمان علی بھی داخل ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ گڑیا، کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ گھر پر نعمان علی کے دوست علی اکبر کا بیٹا آیا تھا۔ باران کی بات پر نعمان علی نے بری طرح سے ٹھٹک کر ریم کی جانب دیکھا۔ اس سے آگے بتاؤ بیٹا، کیا ہوا تھا؟ باران نے اس سے نرمی سے پوچھا تھا۔ تب ریم نے مختصر الفاظ میں کچھ بھی چھپائے بغیر تمام واقعے ان کے گوشو گزار کر دیا، جس پر باران دلشیر کے چہرے کے سنجیدہ و سپاٹ تاثرات سے تو کچھ معلوم نہ پڑا کہ وہ غصہ ہے یا نہیں، البتہ نعمان علی کے چہرے پر غصے اور فکر کے سائے تھے۔ باران اور نعمان اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے درمیان ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ آج بھی دونوں ندی کے وہ کنارے بنے ہوئے تھے جو چلتے تو ایک ساتھ ہیں مگر کبھی ایک نہیں ہوئے تھے۔ مگر وہ دونوں خاموشی رہے کہ ریم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ رونا بند کرو گڑیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نعمان علی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باہر لے جائے اور زور زبردستی سے اسے کچھ کھلا پلا دے۔ تب نعمان اسے زبردستی باہر لے گیا، جبکہ باران اب ایہان کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کے کینولا لگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ باران نے ایہان کی طبیعت خرابی کی اطلاع اب تک کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ زاویہ نے کہا تھا آج وہ بہت خوش ہے تو سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کرے گا۔ باران اور زاویہ نے تو انارا اور زرمش کی سرپرائز ملاقات تک کا پلان بنا رکھا تھا، اسی لیے باران نے نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اسپیشل مومنٹس خراب ہو۔ حالانکہ وہ جانتا تھا اس بات کی بھنک تک زاویہ کو پڑ گئی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاسپٹل چلا آئے گا، یا بعد میں پتہ چلنے پر باران کی ہڈیوں کا کچبر بنا دے گا۔ باران نے ایلف کو بھی اطلاع نہیں دی تھی کہ جانتا تھا وہ ابھی اپنے مسئلے مسائل سلجھا رہی ہوگی۔ رہی بات ضیا، زین اور محلے کی تو وہ انہیں صبح اطلاع دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب ایہان نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے ہی باران دلشیر کو خود پہ جھکے دیکھ کر وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ باران نے اس کی جانب نم شکایتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا آہن؟ وضاحت دینا پسند کرو گے؟ اس وقت باران کے لہجے میں کتنی کرب و اذیت تھی جسے محسوس کر ایہان نے خود کو پچھتاووں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے محسوس کیا۔ آخر غلطی سمجھ کر معاف کر دے، وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایہان نے دھیمے مگر اٹل و پختہ لہجے میں کہتے باران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو باران دلشیر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ او نو، ابھی کچھ دنوں میں تم اور تمہاری چودرائن پھر سے لڑ پڑیں گے اور تم نکل پڑو گے ٹیبلٹس پھانکنے، ہے نا؟ باران دلشیر نے دانت پیس کر کہا تھا تو وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ نہیں، تمام غبار دھل چکا ہے، اب تو صلاح صفائی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی اب میں اس ٹیڑھی کھیر کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، نہ کہ خود کو کوئی نقصان پہنچا کر۔ یقین کرے، ایہان نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے باران کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ باران نے ایک آئی برو اچکائی، تب وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ یقین کرے، مجھے نہیں پتا تھا اتنا افیکٹ ہو جائے گا، مگر میں وعدہ کر چکا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ایہان نے باران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وعدہ کیا تو باران نے جھک کر اس کا کشادہ سفید ماتھا چوما۔ ہے کہاں چودرائن؟ ایہان نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو باران دلشیر نے ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ یقین نہیں آتا، میں وہی باران دلشیر ہوں جو تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والے کی آنکھ نکال لیا کرتا تھا، اور اب میں ریم کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ تک نہیں کر پایا۔ یہ مارجن صرف گڑیا کو اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ تمہاری محبت اور کمزوری ہے، نہیں تو تمہیں یہاں اس بیڈ تک پہنچانے والے کے ساتھ جانے کیا کر بیٹھتا۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی بھائی، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ایہان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، تم بھی اپنا غصہ ذرا کنٹرول میں رکھو، نرمی سے پیش آؤ، اسے سپیس دو۔ آج میں نے نعمان علی کے چہرے پر اپنی بچی کو لے کر فکر کی پرچھائیاں دیکھی ہیں، اسے اب اپنا فیصلہ غلط لگنے لگا ہے۔ اسے شاید لگ رہا ہے اس کی بیٹی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، تو اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اپنے اور اس کے بیچ کی تمام غلط فہمیاں دور کر لو، نہیں تو۔ باران دلشیر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں ریم کو اندر بھیجتا ہوں، تم بات کرو اس سے، اتنا میں ڈسچارج سلپ بنوا لوں۔ باران کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایہان کی نگاہیں کمرے کے داخلی دروازے پر مرکوز ہوئی۔
तब वो धीमे कदम उठाती, लाल टमाटर चेहरा और सुर्ख रोई सूजी आंखें लिए कमरे में दाखिल होकर बेड तक आई थी। मुंह ऐसा बना रखा था जैसे अभी फिर से रो देगी। तब एहान ने जरा सा खिसक कर अपने पहलू में इसके लिए जगह बनाई। बैठ जाओ यहाँ, एहान के कहने की देर थी। वो इसके पहलू पे बैठकर फिर से सिसक पड़ी। कई लम्हे खामोशी की नज़र हुए। एहान खामोशी से इसे देखे गया। वो भी तो कुछ नहीं बोली थी, बस चुपचाप डार्क ब्लू अबाया और स्कार्फ में बैठी अपने लब कुचलती, हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ती, अपने आंसू पीने की कोशिश में हलकान हो रही थी। हाथ एहान ने इसका एक हाथ थाम कर नरमी से इसे अपने दिल के मुकाम पर रखा तो रीम के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। कुछ घंटों पहले मेरे बेहोश होने से कबल तुम मुझसे कुछ कह रही थी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। मैं वो सब दोबारा सुनना चाहता हूँ। मुझसे वो सब दोबारा कहो रही। आखिर इसने ही पहल लब कुशाई करते इंतहाई नरमी से कहा और दांतों तले लब दबा लिया। तो रीम ने अपने लब बुरी तरह से भींच लिए। बिल्कुल, आप कहेंगे और मैं तो जैसे बोल ही दूंगी। इस वक्त आप भी तो कुछ कह रहे थे। आपने भी इतनी आहिस्ता कहा था कि मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। इसीलिए रीम ने पहलू बदलते जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। जानती हो मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई रीम? तब जब मैंने पहली मर्तबा तुम्हें अपने किचन में देखा। तब जब मैंने तुम्हें अपने वॉशरूम में देखा। मैं लड़कियों से नफरत करता था। मैंने औरत ज़ात पर से एतबार अपने बचपन में ही खो दिया था। इसीलिए तब पहली नज़र की मोहब्बत हो जाना और इसे कबूल कर लेना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलता चला गया। वो जिसने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली वो तुम में पूरी तरह दिलचस्पी लेने लगा। मैं ये कबूल नहीं कर रहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता था। मैं चाहता था कि मेरे अलावा कोई तुम्हारी जानिब नहीं देखे, कोई तुम्हें नहीं छुए। तुम्हारी जाने मुखालिफ सिमत से आती हवा से भी मुझे चिढ़ होने लगी। इन दिनों जाने कैसे मगर जैन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। तुम नहीं जानती, इसके मुंह से तुम्हारा नाम और तारीफ सुनकर, इसका तुम्हारी तरफ देखना महसूस करके मेरे दिल व जान में कैसे गुब्बार उठते थे। तभी से तुमसे दूर रखने को मैंने वो सब किया। एहान कहते पल भर को खामोश हुआ था। मैं अपनी अना के पिंजरे में कैद एक ऐसा बुज़दिल परिंदा था जो अपनी मोहब्बत को कबूल करने के बजाय इसे रुस्वा कर बैठा। तब इस दिन तुमने सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर आता हूँ तो तुम्हारी इस बात को भी मैंने झूठी अना की वजह से नकार दिया। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ मेरे झूठ ने तुम्हारा किस कदर नुकसान किया। मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई, जिसके लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम मेरे पास आई मेरे खाली दामन में अपनी मोहब्बत की खुशियाँ डालने, लेकिन मुझ कम ज़र्फ ने तो अपना दामन ही झाड़ दिया और तुम मुझसे कोई भी सवाल किए बगैर चली गई। तुम्हारा जाना ऐसा था जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह खींच कर साथ ले गई थी। तुम्हारे निकाह की खबर मुझ पर क़यामत बनकर गुजरी थी। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो इस कदर तकलीफ़ में था कि मर जाता। मैंने ये कबूल करने में बहुत देर कर दी, ना कि मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है। जानता हूँ तुम मुझसे बहुत बदगुमान हो। हमारे रिश्ते में एतबार, भरोसे और एतमाद का फकदान है जो तुम मुझ पर अब तक नहीं कर पाई। मगर अब मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। रीम, मेरी गुज़िश्ता गलतियाँ, कोताहियाँ माफ़ कर दो। झूठी सही, मगर मुझे सबके सामने शर्त वाली बात बोलकर अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरू की है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हारा एतबार जीतना चाहता हूँ। मैं हमारा रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने भी मुझसे टूट कर मोहब्बत की है। तुम्हें इसी मोहब्बत की कसम मुझे अपना एतबार, भरोसा, अपनी मोहब्बत, अपना वजूद पूरी तरह से सौंप कर मुकम्मल कर दो। अधूरा हूँ मैं तुम्हारे बगैर, तुम हो तो मुकम्मल हूँ। रीम इसकी सुनहरी आंखों में देखेगी। इस साहर के सामरी के शर से अल्फाज इस पर अपना सहर फूकने लगे थे। वो खामोश थी और इसकी निगाहों के इर्तिकाज के नतीजे में अपना सर झुका गई। तुम कुछ नहीं कहोगी रीम? वो इसका तीखा सा लहजा सुनने को बेकरार हुआ। रीम ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। तब बारान दिशे नुमान अली के हमरा डिस्चार्ज पेपर्स बनवा कर कमरे में दाखिल हुआ। सिस्टर आई और इसका
कैनुला रिमूव कर दिया। बारान ने इसे सहारा देकर बेड से उठाया। वो रीम के चेहरे की जानिब देखे क्या, मगर वो जाने क्यों मगर इससे निगाह चुरा रही थी। इसने कुछ कहा भी नहीं था। बारान ने इसे सहारा देकर बाहर लाया। दिलशेर मेंशन में बारान ही इसे सहारा देकर कमरे में दाखिल हुआ था। वो बारान के साथ इसकी गाड़ी में था। जाने क्यों और वो और नोमान अली गार्ड्स के साथ दूसरी गाड़ी में थे। एहान आहिस्तगी से बेड पर बैठा था। अब कमरे के दाखिली दरवाजे की जानिब देखने लगा। बारान ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में दरवाजे की जानिब देखा और एक सर सी सांस अपने अंदर खींची। गुड़िया नोमान अली के साथ चली गई है। एहान बारान की बात पर एहान ने बेयकीनी से बारान की जानिब देखा था, जैसे इसकी आंखें कहना चाहती थी कि वो चली गई और आपने इसे जाने दिया। और इस कदर ज़ोर से अपनी मुट्ठियाँ भींची कि बाजों की नसें लगता था फट पड़ेंगी। बारान ने ज़बरदस्ती इसे बेड पर लिटाया था और इसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करने लगा। जब तुम रीम से बात कर रहे थे तब नोमान अली ने बाहर मुझसे बात की थी। इसका कहना है कि इसकी बेटी और हमारे बीच स्टेटस का एक नाख़त्म होने वाला लामतनाई गैप और फ़र्क है, जिसे इसकी बेटी कभी पार नहीं कर सकती। वो कुछ भी कर ले, इसके माथे से तुम्हारे ड्राइवर की बेटी होने का टैग नहीं हट सकता। वो ये बात भूल भी जाएगी मगर लोग इसे ये बात भूलने नहीं देंगे, ना भूलने देते हैं और इसकी किरदार कशी करते हैं। इसीलिए वो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसीलिए नुमान अली इसे अपने साथ ले गया। बारान ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेरा था। इसने लहू झलकाती आंखों से बारान की जानिब देखा। मेरी बात तहम्मुल से सुन लो एहान, और सब्र और बर्दाश्त से काम लो। नुमान अली ने कहा है कि रीम के पेपर्स होंगे, बस एक माह सब्र करो, वो पेपर्स दे ले। इसे सोचने और अपनी फीलिंग समझने को मौका मिलना चाहिए। मेरे कहने पर ही सही तुम इसे इस एक माह स्पेस दो। तुम्हें तो खुद पर भी ध्यान देना चाहिए एहान। खुद को सुधारो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। तुम जानते हो वो हसास है। तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करके अपनी शख्सियत में निखार पैदा करके खुद इसके काबिल बनना चाहिए। तुम भी अपने एग्ज़ाम्स पर भरपूर तवज्जो दो। मैं वादा करता हूँ इस एक माह के बाद तुम दोनों को फिर से एक कर दूंगा और मुझे लगता है इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना पड़े। मुझे पूरा पूरा भरोसा है सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना एहान, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। बारान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसकी आंखों में झांका था, जहाँ इस वक्त कर्ब व अजियत का एक जहाँ आबाद था। मैं इसके बगैर एक दिन भी नहीं गुजारना चाहता भाई। एक माह, इसने जबड़े भींचते अपनी अजियत बयान की। गुजारने पड़ेंगे ना एहान, मेरी खातिर। मेरे कहने पर बारान ने इसका कंधा थपथपाया तो इसने आंखें जोर से भींची। अस्वाद में सर हिलाया। बारान ने इसे नीम गर्म दूध के साथ मेडिसिन दी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारी भाभी को देखता हूँ। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज मैं और जावियर इसे इसकी बहन से भी मिलवाने वाले हैं। बारान ने इसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया। वो अपने भाई की खुशी की खातिर धीमे से मुस्कुराया ताकि बारान को इसकी जानिब से तसल्ली हो जाए। बारान काफ़ी देर इसके सराहने बैठा रहा। वो जब दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद सो गया तो बारान आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गया। वो धीमे कदम उठाता अपने कमरे में दाखिल हुआ था। सामने ही वो शायद मुंह हाथ धोकर अब कपड़े तब्दील करके ड्रेसिंग से निकल रही थी। बारान को देखकर इसकी जानिब लपकी। बारान को लगा था वो हकीकत जानकर इसे नफरत करेगी, इससे मुंह फेर लेगी, इसे छोड़ने की बात करेगी, इससे अलग होने को कहेगी। तब वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर इसे मनाएगा तो शायद बारान के दिल को सुकून आ जाए और ये एहसास हो कि तौबा करने की खातिर एड़ियाँ रगड़ने से इसके गुनाह कुछ कम हुए हैं। मगर इसके ख्यालात के बरअक्स इसकी सोच की मुकम्मल नफ़ी करती। वो आकर इसके कुशादा सीने में समाए बारान को सड़ता पैर शशदर करते अजियत वो दर्द की एक नई अता गहराई में धकेल गई थी। एंजल बारी इसके सिसकते कपकपाते लबों से इसका नाम सिसकी की सूरत बरामद हुआ तो इसके मुजरिम ने कर्ब व अजियत की इंतहा से अपने लब और आंखें बुरी तरह से भींच ली। बारान को लगा इस नाजुक वजूद की इतनी नज़दीकी से इसके जिस्म व जान एक अनदेखी आँख से झुलस जाएंगे। तभी इसे कंधों से थाम कर खुद से अलग किया था।
एहान भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है इनकी? इनारा ने मासूमियत की इंतहा करते इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर नरमी से पूछा था। बारान को अपने सीने में वहशत के उबाल से उठते महसूस है। वो इसका इतना बड़ा मुजरिम था, वो कैसे सब कुछ नज़रअंदाज करके इस सब से यूं अनजान बन सकती थी। बारान ने इसके हाथ अपने हाथों में थामे। वो ठीक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए दो सरप्राइज़ हैं। बारान ने अपनी लाल अंगारा आंखें इसके चेहरे पर गाड़ कर कहा। तो इनारा की आंखों में हैरत भरी चमक थी। वो क्या बताए ना? इनारा ने पूछा। तब इसी वक्त बारान के फ़ोन पर एक मैसेज ब्लिंक किया, जो कि बारान ने देखा। चलो मेरे साथ, एक सरप्राइज़ तो लाउंज में है। बारान इसे लिए कमरे से बाहर निकल कर लाउंज में आया। जाविया ने इन्हें खूब घुमाया फिराया था। इसके बाद डिनर और आइसक्रीम एंजॉय किया। इस पूरे वक्त में जाविया ने अपनी बेबाक निगाहों और जुमाइनी गुफ्तगू से इसके नाक में दम किए रखा, मगर इसके बावजूद इस शख्स की संगत और खुरबत में वो जैसे अपनी पिछली ज़िंदगी की हर अजियत भूल गई थी। तभी अब खुद को खुशकिस्मत के आला तरीन दर्जे पर महसूस कर रही थी। यूँ लगता था जैसे दुनिया जहाँ की खुशियों की दौलत इसके दामन में समेट आई है। इस शख्स ने इसकी मांग में किस्मत के तारे चुरा कर भर दिए थे। अब भी महमल फ्रंट सीट पर इसकी गोद में तकरीबन ऊँग रही थी। गाड़ी वापस के रास्ते पर गामजन थी जब जरमिश को कुछ गैर मामूली लगा। जावियार, इसने इसे पुकारा जो किसी गहरी सोच में था। जी मेरी जान। जावियार ने इसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। ये रास्ता घर की जानिब तो नहीं जाता? हम कहीं और जा रहे हैं क्या? हाँ, हम दिलशेर मेंशन जा रहे हैं, मेरे दोस्त बारान दिलशेर के घर। जावेद ने इसे बताया तो इसके माथे पर अनगिनत बल पड़ेंगे, जिन्हें देखकर कम से कम जाविया ने खूब इंजॉय किया था। आपको दोस्त, मुझे जहर लगता है। जरमिश ने मुंह बनाया तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। आपस की बात है, मुझे खुद वो कमीना जहर लगता है, लेकिन क्या करूं, गुजारा कर रहा हूं। वो मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। तो फिर आप इनके घर क्यों जा रहे हैं और मुझे भी लेकर जा रहे हैं, जबकि मैं अपने मुंह से आपको कह रही हूँ कि वो आदमी मुझे जहर लगता है? वो झुंझलाई। क्योंकि आज के बाद वही आदमी तुम्हें शहद जैसा लगेगा और तुम इसे बड़े भाइयों वाला मुकाम खुद ब खुद देने पर मजबूर हो जाओगी। जाविया ने सस्पेंस भरे लहजे में कहा था। जरमिश इसकी जानिब देख कर रह गई। इस आदमी की शक्ल और उसमें मौजूद गर्ड्स भाइयों वाले नहीं हैं। वो छोटी सी नाक चिढ़ा कर बोली तो जावियर फिर से कहका लगा कर हंस पड़ा, जबकि इसके तमाम गौहर अफशानियाँ वो बारान और जरमिश दोनों के नाक में दम करने को फ़ोन में रिकॉर्ड कर चुका था। चले देखते हैं मेरी जान क्या होता है। वैसे मैंने दिन पे एक सरप्राइज़ की बात की थी, जो कि तुमने सीरियस ही नहीं ली। हाँ, तो मुझे लगा था कि ये सरप्राइज़ भी आपकी मुझे अपने जाल में फांसने को आज रात के लिए कोई लोफराना और ठरकी भरी कोई साजिश होगी। वो बोल तो गई थी, मगर फिर जावियान ने जैसी निगाहों से इसे देखा तो वो पल भर को जैसे सुर्ख कंधारी रंग में नहा गई थी। वैसे बेगम, खूब समझने लगी हो मुझे। जाल में तो आप वैसे फंसी फसाई है। अब तो इस मगरमच्छ का आपको पूरी तरह खाना बाकी है, चाहे वो आज रात या फिर। जावियार, वो चीखे। जावियार हंस दिया। जरमिश ने इसे घूरा। अच्छा बताएं ना, क्या सरप्राइज था? वो तजस्सुस के साथ पूछ रही थी जब गाड़ी दिलशेर पेंशन में दाखिल हो गई। वो तो बेगम अब अपनी आंखों से देख लेना, जाविया ने कहते गाड़ी पोर्च में रोकी और अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। वो गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर महमर को अपनी गोद में उठा लिया, जो गाड़ी के ब्रेक लगने पर जाग चुकी थी। डैडी, हम घर पहुंच गए, महमर ने मुंदी मुंदी आंखें से पूछा। नो प्रिंसेस, हम बारान अंकल के घर आए हैं, जाविया ने कहा तो महमल प्रिंसेस ने भी बारान के नाम पर कड़वा सा मुंह बनाया। जाविया ने जरमिश का हाथ थामा और लाउंज के अंदर बिला झिझक दाखिल हुआ था। जरमिश ने लाउंज में दाखिल होकर एक सरसरी सी निगाह चारों तरफ दौड़ाई थी, मगर फिर निगाह तवील वह अरीस लाउंज के सिरे पर बनी दूसरी मंजिल को जाती सीढ़ियों पर इस शख्स के पीछे एक नुक्ते पर मरकूज हुई थी। इनारा बारान का हाथ थाम कर लाउंज की सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब निगाह लाउंज के सदर दरवाजे से अंदर आते एक वजूद पर आन ठहरी।
बे यकीनी थी। वो हैरत से पूरी आंखें खोले बारान का हाथ छोड़कर एक ट्रांस सी कैफियत में आगे बढ़ी। इधर जाविया ने जरमिश का हाथ छोड़ा तो वो भी तजस्सुस और हैरत का जहां लिए आगे बढ़ी थी। वो दोनों बगैर पलकें झपकाए एक दूसरे के ठीक आमने सामने आधा कदम के फासले पर आन रुके थे। जरमिश ने हाथ आगे बढ़ाया और हैरत से इस मोमी वजूद का गुलाबी फूला हुआ गाल छुआ। सामने खड़ा वजूद जैसे इसका अपना अक्स था। इनारा ने हैरत से फटी आंखों से अपनी गाल पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। तुम मेरी जुड़ा बहन हो। जरमिश ने मुंह से धीमे से अल्फाज अदा हुए थे, जैसे इससे ज्यादा खुद को बावर करवा रही हूँ कि ये ख्वाब की सी कैफियत एक हकीकत है, अटल हकीकत। तब जाविया जरमिश के करीब आया था और इसे धीमे से इनकी माँ की तमाम हकीकत बयान कर दी कि कैसे इनके अपने बाप ने ही इनसे बेवफाई करते इन्हें गुमनामी के अंधेरे में वापस धकेलना चाहा। कैसे जरीमान ने अपने मफाद की खातिर जब इनारा महज 7 साल की थी इनकी माँ को जहर देकर मार डाला। जावियर के एक एक लफ्ज़ पर जरमिश और इनारा की आंखों से तसलसल से आंसू बहे थे। खून ने खींच मारी, दिल एक दूसरे के लिए तड़पे। तब जरमिश ने आगे बढ़कर इसे अपने सीने में भींच लिया था। इस भरी बड़ी दुनिया में एक ही तो खून का रिश्ता मिला था। इसे इनारा के आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे, जिसके सीने से लगी किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। इन्होंने एक ही कोख से एक वक्त में जन्म लिया था, मगर कितनी बदनसीब थी जो पैदाइश के चंद माह बाद ही अलग अलग कर दी गई थी। जरमिश इससे पूरे 15 मिनट पड़ी थी, तभी अब इसका चेहरा चूम रही थी। इनारा को लगा जैसे इनकी माँ वजिया इसका चेहरा चूम रही है। इसे सामने खड़े वजूद के आंचल से ममता की खुशबू आई तो आंसू में रवानी आने लगी। बारान आगे बढ़ा था, इसे इस वजूद के आंसू तकलीफ देने लगे थे। तब इसने इनारा के कंधे पर हाथ रखा, जो कम अज़ कम जरमिश को इंतहाई नागवार गुजरा था। इससे पहले वो इसे अपनी बहन से दूर झटकती, इसे इनारा की जानिब से ही एक अदद झटका मिला था जब वो बेतहाशा रोते हुए पीछे मुड़कर बारान दिलशेर के सीने का हिस्सा बनी थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंजल पारी। ये सरप्राइज़ वाकई मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सरप्राइज़ था। वो जितने आंसू बहा रही थी इतनी ही खूबसूरती से मुस्कुराती अपना गुलाबी भीगा चेहरा उठाती इसे बोली तो बारान ने झुककर इसके माथे पर मोहब्बत की महर सब की। जरमिश की भीगी आंखें नागवारी के एहसास से सुर्ख होने लगी। इन्हें ऐसे मत देखो मेरी जान, दोनों मियाँ बीवी हैं। जाविया ने झुककर इसकी आंखों में झांक कर सरगोशी की। जरमिश ने झटका खाते जावियर की आंखों में देखा था। तब जावियर ने इनारा बारान तक कैसे पहुंची सारी हकीकत सच सच जरमिश को बता दी। तब वो भी जावियर के कंधे से लगकर फिर से रोने लगी। इनारा मुड़कर इसके चेहरे से आंसू साफ किए। रोना बंद करो आप, अब तो हर तकलीफ दूर हो गई है, अब तो हम सब खुशी खुशी रहेंगे ना। इनारा ने इतनी मासूमियत से कहा था कि जरमिश रोते ही मैं मुस्कुरा दी और इसे फिर से सीने में भींच लिया। इस दौरान महमल भी हैरत से अपनी माँ जैसे एक और वजूद को सामने देख हैरत से इसे तके जा रही थी। जरमिश ने जावियर की गोद से महमल को थाम लिया और तीनों सोफे पर एक दूसरे के करीब बैठ गई। वो आपस में बातें करने लगी। जावियर और बारान ने दोनों बहनों को अकेले छोड़ दिया और दोनों स्टडी रूम में चले गए। जरमिश ने इसे महमल से तारुफ करवाया। रात ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, तभी महमल इसकी गोद में फिर से गहरी नींद सो गई। तब जरमिश ने इनारा को महमल के बारे में भी सब बता दिया। इनारा ने इसे जबकि इसने इनारा को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि अब तक इन्होंने कहाँ और कैसी ज़िंदगी गुजारी थी। कभी आंसू थम जाते तो कभी एक दूसरे के दुख पर फिर से बहने लगते। जैसे यकीन करना मुश्किल था कि ये सब एक हकीकत है। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के दुख सुख आपस में शेयर करती रहीं और फिर वो दोनों फिर से लाउंज में दाखिल हुए थे। बस करें बेगम, कुछ अगली मुलाकात के लिए भी संभाल कर रखें। जाविया ने माहौल को हल्का फुल्का करने को मुस्कुरा कर कहा तो वो दोनों भी नम निगाहों समेत मुस्कुरा दी। जावियार, मैं इनारा के पास रहना चाहती हूँ, जरमिश ने रूहानी होते कहा। सुबह बारान इनारा भाभी को पहले फुर्सत में हमारे घर भेजेगा, ये वादा कर चुका है मुझसे, जाविया ने कहा तो जरमिश ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। जाविया ने इनसे इजाज़त चाही और आगे बढ़कर महमल को गोद में उठाकर कंधे पर लगाया। जरमिश इनारा से फिर से लिपट कर रोने लगी। इनारा के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुई। वाकई जाविया ने ठीक कहा था। सूरत हाल ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी कि जरमिश
इस नापसंदीदा तरीन शख्स को अब इज्जत देने की पाबंद हो चुकी थी कि जिसने इसकी बहन के लिए इतना कुछ किया था अब वो इसकी निगाहों में मोतबर ही ठहरा था। तभी शराफत से इसे अल्लाह हाफिज कहा था। बारान ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा तो जरमिश को मजीद हैरत हुई और अच्छा लगा। वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए रुखसत हुए तो बारान वापस स्टडी में चला गया। वो आज खुश थी, बेतहाशा खुश। इतने बरसों बाद अपनी बहन से मिलकर एक ऊनी जीते जागते रिश्ते को पाकर इसके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अब बस इंतज़ार था तो इस बेमहर का, जिसकी हकीकत जानने के बाद कि वो वही था जिसका खौफ इसकी रगों में दौड़ता था। इनारा को अपने एहसासात व जज्बात में जो खालिस सिर्फ इस शख्स के लिए थे, इनमें रत्ती बराबर भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि अगर बारान दिशेर वही शख्स था जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी अंधेरों की नज़र की थी, तो बारान दिशेर ही वही शख्स था जिसने इसका हाथ थाम कर इसे इन अंधेरों से उजालों में खींचा था। बारान ही वो शख्स था जिसने इसे दोबारा ज़िंदगी दी और जीना सिखाया था। इसके डर व खौफ को दूर करके इसे इसकी ज़ात पर एतबार बख्शा था, इसका मुहाफ़िज़ बना, इसे खुद एतबादी बख्शी थी। कोठे जैसी गंदी जगह से निकाल कर इसे अपनी इज्जत बनाया तो वो क्यों ना इस शख्स को टूट कर मोहब्बत करती जो चाहे जाने के काबिल था। इसे वाकई अब इसके दर्दनाक माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जरीमान और इस कोठे के साथ वो ये दर्दनाक वाक़या भी पूरी तरह भूल जाना चाहती थी, बल्कि अपनी दानिस्ता में भूल भी चुकी थी। इसीलिए अब शिद्दत से इसकी मुंतज़र थी। अब तो इसके गुरेज की वजह भी जान चुकी थी कि वो शायद इससे शर्मिंदा है और इस हादसे का सोच कर ही इसके करीब नहीं आ पाता। इनारा ने सोचा था इसे कहेगी वो अपने दिल में कोई गिल्टी फील ना करे, वो इसे दिल से माफ़ करती है। यही सोचकर इसके दिल में मोहब्बत की कलियां चटकने लगी थी। वो ड्रेसिंग में थी और सादा सी फिरोजी टी शर्ट ट्राउज़र पहने मुस्कुराती हुई ड्रेसिंग से बाहर निकली थी। मगर इनारा का बाहर बढ़ने वाला अकेला कदम इसके कदमों से जैसे ज़मीन खींच गया था। इनारा को लगा दिलशेर मिशन की छत इसके सर पर आन गिरी है। इनारा को अपनी जान निकलती महसूस हुई जब इस जालिम शख्स को सर्द व सपाट मगर लाल अंगारा चेहरा और नम आंखें लिए सफरी बैग के हमरा ठीक अपने सामने खड़ा पाया। एंजल बारी बेयकीनी की इंतहा से इनारा के मुंह से अल्फाज टूट टूट कर अदा हुए। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी जबकि वो जालिम इसे देखा आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लेने लगा। इसके हर बढ़ते कदम पर इनारा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। तभी वो भागकर बारान तक आई थी और पूरी शिद्दत से इसका गिरबान अपनी मुट्ठियों में दबोचा। मुझे जाना होगा इनारा, इसने बेतासुर लहजे में कहा था। नहीं, वो रेशमा ने बताया, आप नशे में थे। बहुत जल्द लौटूंगा तो सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। नहीं, आप तो बेकसूर हैं, मैंने माफ़ किया आपको। खुदा के लिए, वो फूट फूट कर रो दी थी। मेरा जाना ज़रूरी है नारा, तुम मुझे फ़िलहाल रोक नहीं पाओगी। वही बर्फीला लहजा जिसने इनारा की रगों में जैसे खून तक मुंजमद कर दिया था। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। वो मज़ीद बिलक बिलक कर रोई मगर इस पत्थर शख्स पर तो जैसे इसकी सिसकियों आहों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। सिर्फ एक माँ मेरी ज़िंदगी, अल्लाह निगहबान। आखिर चंद अल्फाज मुंह से अदा करता वो रुका नहीं था। इसे रोता सिसकता तड़पता बिलकता छोड़कर चला गया। जैन ने भी यकीनी से शहर की जानिब देखा था। सुने, आपको मेरे साथ किसी भी किस्म के अजवाजी ताल्लुक़ का ड्रामा करने की या ख़ुद को धोखे में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज साफ साफ अल्फाज में बता देती हूँ कि आपके और बाबा इलियास साहब के बीच में मुझे लेकर कौन सी बात हुई मुझे नहीं मालूम, मगर हकीकत तो ये है कि मैं एक मामूली किसान की बेटी हूँ जिसका अपना घर तक मेरे बाबा के मरने के बाद मेरे चचा ने छीन लिया था। मेरा इस दुनिया में मेरी एक बड़ी बहन के अलावा और कोई नहीं है। मेरी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, इसीलिए आप मुझे लेकर कोई तकलीफ़ मत उठाएं। जानती हूँ आप एक गरीब कम पढ़ी लिखी किसान की मामूली बेटी डिज़र्व नहीं करते,
اسی لیے اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے دھماکے تھے جو زین کے سماعتوں پر گرے تھے۔ اسے تو پتہ ہی نہ چلا وہ معصوم نادان سی لڑکی کب سے اتنی سمجھدار اور بڑی ہوئی کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی۔ شاید نہیں، یقیناً اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، جانے انجانے اس کی نسوانیت اور پندار کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی لاوالی لڑکی کو بہت جلد بڑا بنا دیتی ہے۔ سحر کے اندر تک کچھ ٹوٹا تھا جس کی ٹوٹی کرچیاں اب وہ صاف صاف اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ سحر نے نرمی مگر سرت سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا اور اتنی ہی خاموشی سے اپنی جگہ پر کمفرٹر میں دبک کر سو گئی۔ یہ گہری رات زین نے اپنی آنکھوں میں کاٹی تھی کہ اس نے تو وہ باتیں تب اپنے ڈیڈ سے محض اسی لیے کہی تھی کہ وہ ان کے منہ سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ اسے تو مزید کسی دولت جائیداد کا رتی برابر بھی لالچ نہیں تھا، مگر اسے اپنے ڈیڈ سے بڑے گلے اور شکوے تھے کہ وہ اسے ایسا سمجھتے تھے، تبھی ان کو زج کرنے کو زین وہ سب کچھ بول بیٹھا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہے۔ اس نے ایک نظر پاس پڑی ایز گٹری پر ڈالی۔ وہ تو اسے اپنے رشتے کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا اور وہ اس سے اتنا ہی بدگمان ہو چکی تھی۔ اب اسے اپنے رشتے کی خاطر کچھ ایسا کرنا تھا کہ سحر کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کے پہلو سے وہ غائب تھی۔ زین کے ماتھے پر بل آئے، وہ فریش ہوئے بغیر ہی اس کی تلاش میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ سامنے ہی عابدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، چہرہ کافی پھیکا پڑا ہوا تھا۔ موم، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ اور سحر کہاں ہے؟ زین نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا تھا۔ بہت برا ہوا ہے زین، سحر کی بڑی بہن کا شوہر بائک ایکسیڈنٹ میں چل بسا۔ اس کے سسرال والوں نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ دونوں یتیم مسکین بچیاں، کوئی نہیں ہے دنیا پر ان کا۔ تمہارے بابا اور سحر اسے لینے گئے ہیں، محض 20 برس کی بچی، اور اتنا بڑا دکھ۔ کچھ تو لوگ گدھوں کی طرح بیٹھے ہیں یتیموں اور مسکینوں کو نوچنے کھسوٹنے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے گہرے غمزدہ لہجے میں بولی تھی اور آخر میں زین کی جانب دیکھ چپتے سے لہجے میں کہا تھا، میں کسی سے کیا شکوہ کروں؟ میرا اپنا بیٹا ایک یتیم مسکین بچی کو محض چند ٹکوں کی خاطر اپنانا چاہتا تھا اور اب حقیقت معلوم ہونے پر اسے بھری دنیا میں بے سہارا دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں چھوڑ دے گا۔ عابدہ بیگم کے گہرے کاٹ دار لہجے میں کہے الفاظ پر زین کا چہرہ ہتک اور ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بس کریں موم، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں تو سنیں، میں کب سے سحر کو دل سے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ سحر نے مجھے بتایا کہ وہ کسان کی بیٹی ہے تو مجھے پاپا پر بہت غصہ آیا تھا کہ وہ مجھے ایسا سمجھتے ہیں جو پراپرٹی کا لالچ دے رہے تھے، تو میں نے صرف پاپا کو زج کرنے اور ان کے منہ سے سچائی اگلوانے کو وہ لفظ بولے تھے، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ سحر میری عزت ہے اور مجھے اپنی عزت کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے، دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ میرے دل میں ایک بہت خاص مقام پا چکی ہے، میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی پرورش پر بھی بھروسہ نہ رہا۔ زین نے گہرے دکھ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، تب عابدہ بیگم جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی اس کے سینے سے لگ کر رو دی تھی۔ زین کے الفاظ سے روح تک میں سکون اتر آیا تھا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، مجھے معاف کر دو۔ عابدہ بیگم بلک پڑی تو وہ بری طرح سے بکلایا تھا۔ موم پلیز ایسے مت کہیں، بلکہ آپ کو تو مزید اسٹرانگ بننا پڑے گا کہ اب تو آپ کو ایک روندو نہیں بلکہ دو روندو بہویں نہیں بلکہ بچوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ زین نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو عابدہ بیگم آنسو صاف کرتی ہوئے واقعی مسکرائی تھی۔ ڈیڈ کو کم از کم مجھے لے کر جانا چاہیے تھا گاؤں، کسی نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ زین نے شکوہ کیا۔ وہ تمہارے چھوڑے گئے شوشے پر تم سے بہت زیادہ ناراض ہیں زین، اسی لیے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اب اپنے بندے کی جانب سے صفائیاں پیش مت ہی کریں مسز الیاس، تو بہتر ہوگا۔ یہ انہیں کے ایکشن کا ری ایکشن تھا، اور تو اور وہ بکواس میری چھوٹی سی بیگم بھی سن کر مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو چکی ہے۔ وہ تل ملا کر بولا تو عابدہ بیگم نے اس کا کان کھینچا تھا۔
اس کو منانا اور سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، انہوں نے کہا تو اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں خود سے لگا لیا۔ 1 ماہ بعد وہ ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو گیلے سیاہ نم بالوں کی آبشار کو کندھے کے ایک جانب ڈال کر پچھلے گہرے گلے کے ڈوری بمشکل باندھی تھی۔ ریم نے بہت کوشش کی تھی کہ ہیئر ڈرائر سے بال پوری طرح سکھا لے، مگر ایلف نے فون کر کے اس کے ہاتھ پیر پھلا رکھے تھے، اسی لیے وہ نم بال لیے اب ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ابھی ابھی تو ایگزام سے فری ہوئی تھی، پیپرز بہت شاندار ہوئے تھے، وہ اپنی کارکردگی سے خوش تھی۔ یہ مہینہ جتنا پرسکون تھا اتنا ہی بالکل گزرا تھا۔ ایہان نے اسے زور زبردستی کرنے یا زبردستی رابطہ تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی میں ایگزامز کے دوران ان کا کئی ایک مرتبہ آمنا سامنا بھی ہوا تھا۔ اس نے بہت ہی نارمل انداز میں اس کا حال حوال پوچھا تھا، جس سے ریم کے دل میں ایک ہونک سی ضرور اٹھی تھی۔ ان دنوں ریم نے اس کے اندر بے شمار مثبت تبدیلیاں ہوتی محسوس کی تھیں۔ وہ اب بے جا غصہ نہیں کیا کرتا تھا، کافی ڈیسنٹ اور خاموش رہتا تھا، لڑکیوں سے احترام سے بات کرنے لگا تھا۔ ایگزامز کے دوران بھی جب وہ اس کا حال حوال پوچھنے اس کے پاس ہوتا تو ایلف اور اس کے گروپ نے پھر سے ایہان سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایہان نے سامنے سے کچھ بھی ریاکٹ نہیں کی تھی، بجائے اسے پوری طرح اگنور کیا تھا، اور ریم کو اس میں یہ تبدیلیاں اچھی لگی تھی۔ ریم نے ایگزام سے فری ہو کر سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن آج صبح ہی ایلف کا فون آیا تھا کہ اس کے گھر پر اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور وہ تیار ہو کر جلد ہی اس کے بھیجے گئے ڈرائیور کے ہمراہ ان کے گھر آ جائے۔ اس کا یہ والا ڈریس اور جویلری بھی ایلف نے اپنی جانب سے ہی بھیجی تھی۔ وہ اس وقت فیروزی رنگ کی کامدار فرل والی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس تھی۔ فراک کے پیٹی کوٹ کے نیچے سے سٹیپ بائی سٹیپ گھیرے بنے ہوئے تھے، گلے، بازوں اور سب سے نیچے والے گھیرے پر سلور ڈائمنڈ کا کام تھا۔ اس لباس میں وہ کوئی نازک اندام سانولی رنگت کے ساتھ سنہری اپسرا لگ رہی تھی۔ ان دنوں اپنی صحت پر خاص توجہ تھی تو اب سونے جیسی دمکتی رنگت میں ایک گلاسy سی چمک تھی۔ فیروزی فراک میں نازک تراشیدہ کمر کسی تیر کمان کی طرح کسی کا دل چیرنے کو تیار تھی، جو حسن کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ ہلکا سا بیس لگا کر اب اس نے اپنی آنکھوں میں حسب معمول بھر بھر کر کاجل ڈالا تھا، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس پہن رہی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ریم کو حیرت ہوئی تھی کہ بابا تو ایلف کی ہی فون کال پر صبح سے گھر سے غائب تھے، تو اس وقت اس کے دروازے پر کون تھا؟ اسے لگا شاید ملازمہ تھی۔ اندر آ جائیں آنٹی، اس نے دھیمے سے کہا اور بغیر پیچھے مڑ پھر سے شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کی جانب متوجہ ہوئی کہ اچانک دوسرے کان میں ٹاپس پہنتے ہاتھ اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے۔ ایک مخصوص جانی پہچانی مردانہ کلون کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل کر اس کی سانسوں سے ٹکرائی تو ریم کے ماتھے پر پسینے کے ننھے نگنے جگنو جگمگائے تھے۔ السلام علیکم، ایہان دلشیر کی جانب سے کی گئی بھاری گمبھیر دھیمے لہجے میں سلام پر ریم کی سانسیں سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ زرمش، تم نے میرے ہاتھ پیر پھلا دیے ہیں، وہ اس کے جلدی جلدی کے شور مچانے پر روحاں سی ہو کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تب زرمش نے اسے بری طرح ایک گھوری سے نوازا تھا۔ یہ پورا 1 ماہ اس نے باران دلشیر کا گھر چھوڑ کر زرمش کے گھر میں اس کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اب کی بار تو وہ اس شخص سے اس قدر بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی کہ اپنا آپ سنبھالنا ناممکن سا لگنے لگا تھا، اور اس دوران زرمش اسے نہیں سنبھالتی تو وہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ وہ اس ماہ کے دوران گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر آج جانے کیا ہوا تھا جب سر شام ہی زرمش نے شور مچا دیا تھا کہ آج محمل کا برتھ ڈے ہے، جو کہ وہ لوگ اپنے فارم ہاؤس میں منائیں گے، کیونکہ برتھ ڈے کی گرینڈ پارٹی فارم ہاؤس میں ہی ارینج کی گئی ہے۔ تبھی وہ محمل اور زاویار اس کے ساتھ یہاں فارم ہاؤس آئے تھے، اور اب وہ اسے ایک کمرے میں گھیرے ہوئے اسے جلدی سے تیار ہونے کا بول رہی تھی۔ سسک لڑکی، آخر تم یہ لباس کیوں نہیں پہن رہی ہو؟ زرمش نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ انارا نے ایک نظر بیڈ پر پھیلے اورگنجا جیسے باریک کپڑے کے اس شاکنگ پنک رنگ کے کامدار لہنگے جس پر سلور کلر کا کام تھا پر
डाली और एक नज़र ज़रमिश पर, क्योंकि आज महमल की बर्थडे है, मेरी बारात या वलीमा नहीं जो ये इतना फैंसी लिबास चढ़ा कर मजाक बनूं। इनारा ने संजीदगी से कहा था, यार मैंने और महमल ने भी ऐसा ही ड्रेस पहनना है, ये बर्थडे गर्ल की ही फरमाइश है कि मैं और इसकी मासी एक जैसे लिबास पहने। ज़रमिश ने भी अब की बार संजीदगी से कहा तो वो हल्का सा पसीजती नजर आई। ज़रमिश, आज सुबह या दोपहर तक तो महमल या किसी और ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया था कि आज इसकी बर्थडे है, तो अब अचानक कैसे ग्रैंड पार्टी अरेंज हो गई। मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। इनारा ने बेड से लिबास उठाते इसे मशकूक सी निगाहों से देखा। मेरे ख्याल में इसे ही सरप्राइज़ कहते हैं मेरी माँ। आप जल्दी से ड्रेस पहन कर आओ ताकि मैं तुम्हें तैयार करवा कर अपनी तैयारी भी करूँ। अगर तैयारी से पहले मेहमान आने शुरू हो गए तो तुम्हारे भाई से मुझे ही डांट पड़ेगी। ज़रमिश ने रूहान सी शक्ल बनाकर कहा तो इनारा अब जल्दी से लिबास लिए वॉशरूम में गई थी। पीछे ज़रमिश पुरस्कार सा मुस्कुराई थी। वो जब लिबास पहनकर नज़ाकत से लहंगा संभालते वॉशरूम से बाहर आई तो सैलून वाली जो कि कमरे में दाखिल हो रही थी, एक मर्तबा तो ठटक कर अपनी जगह पर वो भी रुकी थी। शॉकिंग पिंक कलर के लहंगे में इस गुलाबी गुड़िया को किसी भी मसनूई आराइश की तो ज़रूरत ही नहीं थी। वो अपने दूधिया रंग पर, अपने वजूद में गुलाबीपन और होशरुबा रानाया लिए ही किसी को भी चारों शाने चित करने की सलाहियत रखती थी। जो चोली में वजूद के नशीब अफराज साफ आया थे। बारीक कपड़े का घेरेदार लहंगा ज़मीन को छू रहा था और गेंजा का बारीक दुपट्टा वजूद का गुदासपन और रनाई छिपाने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहा था। ज़रमिश ने आगे बढ़कर इसकी नज़र उतारी और पार्लर वाली को जल्दी से हाथ चलाने को बोला। इसने जल्दी से हाथ चलाए थे। इनारे की सख्त ताकीद पर इसने इसे हल्का फुल्का सा ही तैयार किया था। सुनहरे बाल खोलकर इन्हें कर्ल किया था। पार्लर वाली अपना काम निपटा कर गई तो ज़रमिश ने इसे नफीस तरीन हल्का फुल्का डायमंड का नेकलेस सेट पहनाया। तुम कुछ हल्का फुल्का खा लो, महमल बिल्कुल तैयार है, मैं तब तक अपनी तैयारी करती हूँ। ज़रमिश ने टेबल पर रखी सैंडविच की ट्रे की जानिब इशारा किया और उजलत भरे अंदाज में बाहर निकल गई। इनारा टेबल तक आई और सोफे पर बैठकर सैंडविच उठाकर खाने लगी। बस एक ही खा पाई और फिर वक्त देखा वो इधर अकेली शदीद कस्म की बोर होने लगी तो महमल और ज़रमिश के पास जाने के इरादे से कमरे से बाहर निकली। इनारा को हैरत का एक झटका सा लगा था। कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ कि पूरे फार्म हाउस के कुशादा तवील व अरीज लाउंज में इस वक्त हु का आलम था। हाँ, वो एक कमरा। सामने मौजूद एक कमरे के दरवाजे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। इनारा ने सर झटकते अपने कदम इस रोशनी की जानिब बढ़ाए थे। जूं जूं कमरे के करीब जा रही थी, ताज़ा फूलों की खुशबू का रेला सांसों से टकरा रहा था। इनारा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो नए सिरे से हैरान व परेशान हुई थी। कमरे को ताज़ा शॉकिंग पिंक गुलाबों और मोतियों के फूलों से बहुत शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। वो हैरत व उलझन की मिली जुली कैफियत लिए दो चार कदम मज़ीद आगे बढ़ी। कुशादा तरीन कमरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक सिटिंग एरिया, दूसरा बारीक जाली के पीछे जहाँ जहाजी साइज गोल बेड और तीसरा हिस्सा से ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग टेबल और मुख्तलिफ अलमारियों से मुज़य्यन था। वो अभी हैरत व उलझन से बाहर निकलती कि अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर चौंकी। ज़रमिश, ये वो कहती पीछे पलटी थी जब दरवाजे से टेक लगाए खड़े शख्स को देखकर दम बखुद रह गई। इनारा अपनी जगह पर साकित व जामिद हुई थी। वक्त जैसे अपनी जगह पर रुक गया था और सांसें सीने में थमने लगी थी। बारान दिलशेर जो कि ब्लैक 3 पीस में अपनी जादू जगह देने वाली वजाहत से भरपूर पर्सनालिटी लिए आंखों में दुनिया जहां का शौक आबाद किए अपनी रगो जां को दीवानावार मुलायजा कर रहा था, जिसके माथे पर इसे देखकर तेवरी सी चढ़ आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब भी आने की क्या ज़रूरत थी आपको? मैंने आपके बगैर रहना और जीना सीख लिया है, तो बराए मेहरबानी जहाँ से और जिसके पास से आए हैं वहीं इसी के पास लौट जाएं, क्योंकि मुझे अब ना तो आपकी शक्ल देखनी है और ना ही आपसे कोई बात करनी है, क्योंकि मुझे नफ़रत है आपसे, समझे आप? इनारा के भराए हुए लहजे में
کہے گئے سخت الفاظ پر باران درشے نے ایک آئی برو جھکا کر اپنے روندو پنک ریبٹ کی جرت اور ہمت ملاحظہ کی تھی، مگر کہاں کچھ نہیں کہ اسے دیکھنے سے فرصت ملتی تو الفاظ کی باری آتی۔ ایک منٹ، میں آپ کو جانے کا بول ہی کیوں رہی ہوں، میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اب جب اس کمرے، اس ماحول، سجاوٹ اور زرمش کی سازش کا اصل مقصد سمجھ میں آیا تو جسم بے جان ہوتا محسوس کرتے وہ خود ہی اس کمرے سے بھاگنے کو پر توڑنے لگی۔ تبھی تڑک کر کہتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن